बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 6, नया चैप्टर ग्रेविटेशन। ये जो यूनिवर्स है, कायनात अल्लाह ताला ने जो बनाई है, उसके निज़ाम को समझने में बड़ी इम्पोर्टेंट रोल है ग्रेविटेशन का। ठीक है। और आपने सुना होगा कि न्यूटन के सर पे सेब गिरा और उसने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दे दिया। तो भाई ये इतना आसान काम नहीं था कि सेब गिरा और उसने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दे दिया। इसके पीछे बहुत से लोगों की मेहनत थी, 150-200 साल की। न्यूटन ने तो फाइनल आंसर निकाल के दे दिया। केपलर्स ने कुछ कवानीन दिए थे, केपलर लॉज। गैलीलियो ने कुछ काम किया था। न्यूटन तो वो बंदा था जिसके नाम से फिर फाइनली क्या हो गई चीज़ें। न्यूटन था जीनियस, वाकई अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा जहन दिया था उसको। लेकिन देखिए, साइंस की ब्यूटी पता है क्या है? साइंस, नथिंग इज फाइनल इन साइंस। साइंस में कोई भी चीज़ फाइनल नहीं होती, उसमें मॉडिफिकेशन होती रहती है, तब्दीलियाँ आती रहती हैं, नई नई थ्योरीज आती हैं। जैसे मुझे नहीं पता केमिस्ट्री में आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, रदरफोर्ड का मॉडल था एटम का, फिर नील बोर ने उसमें थोड़ी सी करेक्शन की, अब और भी करेक्शंस हो गई हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है। न्यूट्रॉन का नहीं था पता लोगों को, न्यूट्रॉन ही याद हो गया। लोग समझते थे कि सिर्फ प्रोटॉन्स है और इलेक्ट्रॉन्स है, बाद में पता चला कि न्यूट्रॉन्स भी हैं। इसी तरह सन 2 ईस्वी, अभी कौन सा चल रहा है? 2021, 2021 के करीब, 2021 में तो हम हैं। सन 2 ईस्वी में उस वक्त लोगों का जो इल्म था, उस इल्म के मुताबिक उन्होंने ये एज्यूम किया, ये फ़र्ज़ किया कि ज़मीन जो है वो तमाम कायनात का मरकज़ है और ज़मीन साकिन है। तो दो बातें की उन्होंने उस वक्त, दोनों आज साइंस कहती है गलत है। एक तो है कि ज़मीन मरकज़ है, तमाम चीज़ें ज़मीन के गिर्द घूम रही हैं। दूसरी बात क्या है? ज़मीन खुद साकिन है। आज की साइंस कहती है ये दोनों बातें क्या हैं? गलत है। ठीक है। गैलीलियो, न्यूटन जिस साल पैदा हुआ, मेरे ख्याल उसी साल गैलीलियो का इंतकाल हुआ था, 1600 पता नहीं क्या है, मुझे जैसा नहीं याद नहीं है। तो गैलीलियो ने सबसे पहले ये कहा नहीं, ये बात गलत है। गैलीलियो ने कहा सूरज जो है वो मरकज़ है और तमाम चीज़ें सूरज के गिर्द घूम रही हैं। अब तो हमारी साइंस कहती है ये सूरज भी बहुत से सितारों में से एक सितारा है, बहरहाल। लेकिन गैलीलियो की ये बात तो ठीक थी कि सूरज के गिर्द तमाम चीज़ें घूम रही हैं, ज़मीन भी घूम रही है सूरज के गिर्द। ये बात गलत है कि ज़मीन साकिन है। लेकिन गैलीलियो ने यह कहा था कि सूरज साकिन है, बल्कि न्यूटन ने भी और बाकी लोगों ने भी। आज की साइंस कहती है नहीं भाई, सूरज भी हरकत कर रहा है। सही है। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कई जगह पर इरशाद फरमाया है कि सूरह रहमान की 4थी आयत याद है आप लोग? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। 5वीं आयत, अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, सूरज और चाँद एक मुकर्रर मदार या मुकर्रर रास्ते की तरफ गर्दिश कर रहे हैं, रवा दवा। तो कुरान मजीद ने 1400 साल पहले बता दिया कि सूरज भी हरकत में और चाँद भी हरकत में। साइंस, आज की साइंस 40-50 साल पहले साइंस ने कहा कि सूरज हरकत कर रहा है। तो देखिए, कुरान मजीद का मौजू साइंस नहीं है। कुरान मजीद का मौजू क्या है? कुरान मजीद का मौजू क्या है? इंसान। कुरान मजीद का मौजू क्या है? इंसान की हिदायत। अल्लाह ताला ने एक मशीन बनाई है इंसान ना, उसने कैसे काम करना है, कुरान उसका मैनुअल है। कोई भी चीज़ हम ख़रीदने जाते हैं ना, उसका एक मैनुअल मिलता है। मोबाइल ख़रीदने जाते हैं, उसकी छोटी सी बुकलेट। कैलकुलेटर ख़ासकर जो पुराने इतनी मोटी बुकलेट होती थी, कौन सा फंक्शन कैसे काम करेगा। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद उतारा और वही उसमें बता भी दिया है कि इस तरह ज़िंदगी गुजारोगे तो कामयाब होगे, इसके ख़िलाफ़ ज़िंदगी गुजारोगे तो नाकाम होगे। उस कुरान में कहीं कहीं अल्लाह ताला ने साइंटिफिक फैक्ट्स
साइंसी हक़ाइक़ की निशानदही की है। सही है, असल मौजू साइंस नहीं है। लेकिन उनसे ये बात साबित होती है कि 1400 साल पहले जब लोगों के पास इतना इल्म नहीं था, अगर कुरान में एक बात लिख दी गई है तो उस वक्त का कोई भी इंसान वो बात नहीं कह सकता था। ये यकीनन अल्लाह ताला ने ही नाजिल किया है। आज की साइंस जो प्रूव कर रही है, आज की साइंस, वो 1400 साल पहले कोई कैसे बता सकता था, जब समझिए साइंस का इल्म बहुत ही क्या था, बुनियादी था। समझ रहे बात? तो इससे प्रूव होता है कि कुरान अल्लाह ताला का कलाम है। लेकिन एक मुसलमान होने के नाते हमको इस प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। ईमान तो ये कि जो अल्लाह ताला ने कहा हमने उसको माना, वो सच है, चाहे आज साबित हो, चाहे कल साबित हो, चाहे कभी साबित ना हो। हाँ, जो गैर मुस्लिम है अगर वो कहें कोई सबूत, उनसे बहस के लिए हो सकता है, आप सबूत दे सकते हैं। लेकिन बहरहाल हिदायत देना फिर भी अल्लाह का काम है। हिदायत देना, बहुत से लोगों को पता है कि साइंस में बहुत सी चीज़ें ऐसा, कुरान में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आज की साइंस ने सच साबित की हैं। लेकिन ईमान तो जिसको अल्लाह चाहता है वो ले आता है। बहरहाल, तो ये जो कॉन्सेप्ट दिया था गैलीलियो ने, उसी को न्यूटन आगे लेके चला। न्यूटन ने एक लॉ दिया, ठीक है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन ने क्या कहा, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, 1666 में उसने ये लॉ दिया, ठीक है। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स attracts every other object with a force. This force is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. ठीक है, हर एक जिस्म कायनात के बाकी तमाम अजसाम को अट्रैक्ट कर रहा है। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। मैं पूरी कायनात को अट्रैक्ट कर रहा हूं, मैं आप सबको अट्रैक्ट कर रहा हूं। आप सब मुझे, नहीं हम चिपके हुए नहीं है, हम चिपके हुए, हमें तो चिपक जाना चाहिए ना। जिस तरह मैग्नेट लोहे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, तो लोहा मैग्नेट से क्या होता है, चिपक जाता है। नहीं तो क्यों नहीं चिपके हुए हम? नहीं, बीच में हवा नहीं है। अब ये पढ़ते हैं आगे, अभी आते हैं। फोर्स वीक है, फोर्स क्या है, डेली लाइफ के लिए वीक है, हमारे आपके लिए वीक है। बड़े मास के लिए फिर वीक नहीं होती। जैसे जैसे मास बढ़ता है तो फोर्स क्या हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ डायग्राम एक बनाई है। फर्स्ट की एक मास है m1, दूसरा मास है m2। दोनों के सेंटर्स के दरमियान का डिस्टेंस r है, सेंटर्स के दरमियान, नहीं है, यानी ये सेंटर ऑफ मास है, समझे दोनों का। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास पे हम एज्यूम करते थे ना सारा मास है। इन दोनों मासेस के सेंटर के दरमियान का डिस्टेंस r है। तो न्यूटन ने क्या कहा कि जो फोर्स लगेगी वो इन मासेस के प्रोडक्ट के m1 मल्टीप्लाई बाय m2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या मतलब, मैं m1 को डबल करूंगा तो भी फोर्स डबल होगी, m2 को डबल करूंगा तो भी फोर्स, m1 को जितने टाइम्स बढ़ाएंगे फोर्स उतने ही टाइम्स बढ़ेगी। m1 को 4 गुना करेंगे फोर्स 4 गुना हो जाएगी, m1 को 10 गुना करेंगे फोर्स, यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यही m2 के साथ भी है। और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के स्क्वायर के, यानी डिस्टेंस को अगर डबल करूंगा तो फोर्स 4 गुना कम हो जाएगी क्योंकि स्क्वायर है। r अगर 1 है तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, r अगर 2 है तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। r का सिर्फ r होता तो r को डबल करने पे 2 आता, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। ये हम आगे भी समझ लेंगे। जब लेफ्ट साइड की वैल्यू सेम होती है तो मैथमेटिक्स कहती है आप इक्वेशंस को क्या कर दो, मिला दो, कंबाइन कर दिया। मिलाने से क्या मुराद होती है, राइट साइड को मल्टीप्लाई कर दो। लेफ्ट साइड तो f है, राइट साइड क्या हो गया m1 m2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन, तो m1 m2 मल्टीप्लाई बाय 1 m1 m2 अपॉन, अब प्रोपोर्शनैलिटी खत्म की तो इक्वल लगाया और कांस्टेंट। यहाँ जो कांस्टेंट आता है कैपिटल G, कैपिटल G, इस कैपिटल G को कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका नाम क्या है, यूनिवर्सल
कि पूरी यूनिवर्स में इसकी वैल्यू सेम है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी जी, इसकी वैल्यू निकाली थी लॉर्ड केवेंडिश ने। लॉर्ड केवेंडिश एक साइंटिस्ट है जो आज इसकी वैल्यू एक्सेप्टेड है, लॉर्ड केवेंडिश ने निकाली। तो देखिए कैसे निकलेगी, अगर मैं यहाँ से जी का फॉर्मूला निकालूं, ये आर स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और m1 m2 क्या हो जाएगा डिवाइड। तो g बराबर होगा f मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। यहाँ पे अगर मैं कोई भी दो मासेस ले लूँ, उनके दरमियान कोई डिस्टेंस ले लूँ तो f निकल आएगा, और f में मेजर कर लूँ किसी तरह तो g निकल आएगा। आसान तरीका क्या है, m1 v1 ले लूँ, m2 भी rv1 ले लूँ, m1 1 m2 rv1, तो f किसके बराबर आ जाएगा g, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 1 1, तो g किसके बराबर हो जाएगा f के। वो फोर्स अगर आप मेजर कर लेंगे तो आप क्या निकाल लेंगे, g निकाल लेंगे। इस तरह साइंटिस्ट ने बहरहाल कोई मेथड करके निकाली थी, वो हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। तो यूनिट क्या होगी इसकी, f की जगह क्या होगा न्यूटन, r डिस्टेंस है मीटर, इसका स्क्वायर तो मीटर का, ये mb किलोग्राम में, ये mb तो किलोग्राम में क्या हो गया स्क्वायर, तो ये तो यूनिट हो गई ना। इस यूनिट से क्या निकलेगी, वैल्यू क्या है 6.673 एक्सपोनेंट माइनस 11 आ गई, ये यूनिट आ गई 6.673 एक्सपोनेंट माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब एक तो आपने होमवर्क आपका एक ये है कि आपने जी की डायमेंशंस निकाल के आनी है, डायमेंशंस ऑफ कैपिटल जी, यूनिट से निकलती है ना डायमेंशन, ये कैपिटल जी की यूनिट है, इसकी डायमेंशन निकाल के लानी है। ठीक है, बार बार हम करते हैं डायमेंशन, थोड़ा सा कोशिश करें। समझ में आ गया यहाँ तक सबके। अब हम इस ग्रेविटेशनल फोर्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ये उतार लें।